कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 5 सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन हम जिनको बोलते हैं। 29 मई 1957 बंगलोर के सांध्य आकाश में श्यामल मेघ गिराए हैं। घूमते घूमते सहसा हमारे आतिथ्य धनजी भाई बोल उठते हैं, रमन इंस्टीट्यूट देखोगे? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना गाड़ी को एक विशाल और भव्य भवन के अहाते की ओर मोड़ देते हैं। द्वार पर लिखा है, यह आम रास्ता नहीं है, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। मैं हठात उस ओर संकेत करता हूँ तो धनजी भाई कहते हैं, ये तो विदेशियों के लिए लिखा है, संस्था हमारी है, हमें कौन रोक सकता है। और बरामदे के पास गाड़ी रोककर वो चपरासी को पुकारते हैं, रमन साहब हैं, उनको बोलो कि हम आए। कुछ कहूं कि इससे पूर्व ही देखता हूं कि अंदर से आकर एक व्यक्ति तेजी से अंग्रेजी में कह रहा है, मैं जानता हूं तुम बिना आज्ञा अंदर आए हैं, पर कोई बात नहीं, किसी से कहना मत, मेरे पास 15 मिनट है। हम लोग संभले कि वे तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रकाश एवं नाद विज्ञान के विशेषज्ञ विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ये ही है। कोट पतलून, जूता, दक्षिण भारतीय शैली की पगड़ी, नाक कुछ लंबी, बाईं ओर का दांत टूटा हुआ, बाहां और गले पर से कोट भी फटा हुआ, ये है रमन, ये व्यक्तित्व है इनका। विचार तीव्र गति से उमड़ते घुमड़ते हैं, उतनी ही तीव्र गति से वे बोलते चले जाते हैं। सहसा गंभीर होकर वो मेरी ओर मुड़ जाते हैं और पूछते हैं, जानते हो मेरा मतलब क्या? अचकचा के कहता हूँ, जी जी। तभी यशपाल जी हंसते हुए मेरा हाथ दबाते हैं, क्या खाक जानते हो? ये तो उनका तकिया कलाम है। सचमुच उसे 1 घंटे में वे अनेक बार इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। आरंभ में उन्होंने कहा था, मेरे पास तो 15 मिनट हैं, लेकिन जब हम उनसे विदा लेते हैं तो पता लगता है कि 1 घंटा कभी का बीत चुका है। जल प्रलय के सिद्धांत की व्यर्थता से लेकर पत्तों के कोयले के नाना रूपों में रूपांतरण, हीरे का निर्माण, नाना धातुओं, ग्रेनाइट, न जाने इन सब के बारे में वे हम अवैज्ञानिकों को क्या क्या बता देते हैं। तीव्रता से बोलते रहते हैं, देखो ये है ऑयल डायमंड, ये इंडस्ट्रियल डायमंड है, ये मोती है, चमकते हैं ना, ना इन्हें छूना मत, हीरे कोयले की खानों में ही पैदा होते हैं, पर इनको चमकदार बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तुम तो जानते हो कि भारत में नोबेल प्राइज पाने वाले 2 व्यक्ति थे, अब एक मैं ही जीवित हूँ, इसलिए मेरी मुसीबत है। बीच में ऐसी बातें कह जाते हैं कि जिनका कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता, लेकिन अर्थ अवश्य होता। उनके संग्रहालय में नाना प्रकार के शंख, सीपियां, तितलियों का भंडार, समुद्र के नाना रूप जीव जंतु हैं। आग्रह पूर्वक वे एक एक वस्तु को दिखाते हैं, दिखाते ही नहीं समझाते भी हैं। घूम घूम कर पूरा भवन दिखाते हैं, बाग दिखाते हैं, कहाँ क्या बनाने की उनकी कल्पना है, ये सब बड़ी आत्मीयता से समझाते हैं। और बीच बीच में सहसा हमारी ओर मुड़कर कह उठते हैं, क्या तुम इस बारे में कुछ लिखोगे? मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं लिखोगे। फिर एक क्षण बाद कहते हैं, यदि लिखो तो अवश्य लिखना कि ऊपर की मंजिल की खिड़की से चारों ओर का दृश्य बहुत मनोरम दिखाई देता है। और फिर सांध्य मेघों की तरल छाया में दूर तक फैली हुई हरितवसना पहाड़ियों और ऊंचे वृक्षों को स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, है ना बंगलुरु सुंदर? मैं कभी उनकी ओर देखता हूँ, कभी चारों ओर के सौंदर्य पर दृष्टि डालता हूँ। इंस्टीट्यूट के भीतर भी तो सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। अचानक दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर अटक कर रह जाती है। उस पर विज्ञान के किसी सिद्धांत के बारे में कुछ लिखा है। कह उठता हूँ, कितने सुंदर अक्षर हैं, मोती जैसे। वैज्ञानिक रमन मुस्कुराकर कहते हैं, विज्ञान आदमी को सौंदर्य की ही प्रेरणा देता है। इसी प्रसंग में सुधीर कहता है, मेरी पुस्तक में आपका चित्र है। वे तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोल उठते हैं, तो तुम विद्यार्थी हो, मैं तुमको कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाऊंगा जो किसी को दिखाना पसंद नहीं करता। मेरे साथ आओ। और वे हमको अपने छोटे से कमरे में ले जाते हैं जिसमें कई अलमारियां हैं। वे उन्हें खोलते हैं और देखते देखते हमारे सामने नाना रंग के अनेक मेडल और अनेक प्रमाण पत्रों का ढेर लग जाता है। अनेक मेडलों के बीच में प्रकाश फेंकते हुए नोबेल पुरस्कार के उस भव्य पदक को हम बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, जो उन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए रमन ने अपना जीवन भारतीय अर्थ विभाग में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद से आरंभ किया था, लेकिन शीघ्र ही वे विज्ञान के क्षेत्र में आ गए और फिर तो विश्व के सर्वोच्च कोटि के वैज्ञानिकों की श्रेणी में पहुंचकर ही रुके। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा
विदेशों में नहीं प्राप्त की, इसी देश की मिट्टी में अपनी महानता को खोजा। समुद्र को देखकर उन्होंने कल्पना की कि स्वच्छ जल में होकर जब प्रकाश चलता है तब प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया में नाना यानी कि विभिन्न तरह के रंग उत्पन्न होते हैं। उनकी इस खोज के बारे में सोचते सोचते न जाने मैं कहाँ चला जाता हूँ कि सहसा सुनता हूँ वे कह रहे हैं, इस पदक को देखो कितना असुंदर है। सहसा झटका लगता है, लेकिन जब उस बोर्ड पर लगे हुए पदकों को देखता हूँ तो सचमुच ही उनमें भारत रत्न का पदक असुंदर ही दिखाई देता है। सुंदर एक और पदक है, कलकत्ता जो कोलकाता है विश्वविद्यालय का। गलतफहमी ना हो, या भौतिक सौंदर्य की चर्चा मैं जानता हूँ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि कुछ क्षण पहले मैंने अक्षरों के सौंदर्य की प्रशंसा की थी। एकाएक वे बोल उठते हैं, आओ आओ आप लोगों को कुछ और सुंदर वस्तुएं दिखाएं। और वे तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे हम भी एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। विज्ञान के नाना उपकरणों से सजा एक कमरा कुछ ही क्षणों में इंद्रधनुष के प्रकाश से जगमगा उठता है। आश्चर्य से हम एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हम सब रंगों के सागर में तैर रहे हैं। वैसे ही जैसे नाना रूप रंग की परियां बच्चों के स्वप्न संसार में तैरा करती हैं। और प्रकाश तथा रंग के जादूगर रमन है कि कभी ये स्विच दबाते हैं तो कभी वे, और फिर कोट की जेब में हाथ डालकर सृष्टा की तरह निस्संग भाव से मुस्कुराने लगते हैं। और वह पराबैंगनी प्रकाश हमको अलौकिक रूप देता। काफी कुछ देख चुके हैं, अंत में सोने और हीरे के नाना रूपों को देखते हैं। इस बार हिंदी में कहते हैं, सब देखा हो गया। और फिर बोल उठते हैं, मैंने तुम्हें इतना समय दिया, मेरा भी काम करना, तुम लोगों को कहीं से हीरे मिले तो मेरे पास भेज देना। अच्छा। और फिर वही शिशु सुलभ शरारत भी भरी मुस्कान हम भी मुस्कुराते हुए कह देते हैं, अवश्य भेजेंगे। हम सब छत पर आ गए हैं। विदा ले इससे पूर्व यशपाल जी इनसे प्रार्थना करते हैं, आपका एक चित्र खींचने की इच्छा है। वे जैसे एकदम तड़प उठते हैं, इस फटे कोट में चित्र खींचोगे? यानी आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं फटा कोट पहनता हूँ? खैर कोई बात नहीं, खींच ले। यशपाल भाई फोटो खींचते हैं और फिर हम इस आकस्मिक अद्भुत प्रसंग से अभी दूर कई क्षण मौन चलते रहते हैं। वे उसी निसंग भाव से हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं और मुस्कुराते हुए धूमकेतु की तरह जैसे आए थे वैसे ही भीतर चले जाते। जब चले जाते हैं तब हमें उनकी उपस्थिति का भान होता है। 6 वर्ष बाद आज 1963 में सोचता हूँ कि अनुसंधानकर्ता की लगन, रद्द की सनक और शिशु की सरलता, इनकी सीमा रेखा कितनी पतली है। इस चित्र में वे एक साथ सरल स्वभाव, कल्पना प्रिय, सद्भावी और आत्म प्रदर्शन प्रिय महत्वाकांक्षी नहीं जान पड़ते। परंतु सच ये है कि जो जितना ऊंचा उठता है वह उतना ही सरल और सहज रहता है। और ये बात बिल्कुल सच है। जो जितना ऊंचा उठेगा, जो जितने ऊंचे पद पे होगा या जो जितना ऊंचाई का काम करेगा वो उतना ही सरल, और उसके अंदर बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसको, ईगो होती है या घमंड होता है, वो चीज उसके अंदर नहीं रहती। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।